रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड एपिसोड 27 to 31। 5 साल बाद विराज अपने ऑफिस में बैठे पुरानी यादों को याद कर रहा था तो आज भी उन यादों को भूल नहीं पाया था। विराज सच में ही था तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से आदमी कहता है बस जेट तैयार है। विराज कुछ नहीं कहता है और कॉल को कट कर देता है और वहां से नीचे उतर जाता है। जब वह अपने विला से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि विला की ग्राउंड में जेट खड़ी है जो कब से उसका इंतजार कर रही है। विराज जेट में आकर बैठ जाता है। वह पूरे सफर में अपनी आंखें बंद करके बैठता हूँ किसी सच में था। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसको एहसास होता है वह पहुंच चुका है ऐसे जहां पहुंचना था वह अपनी मंजिल पर आ गया है। वह देखता है ये वही घर है जहां उसका बचपन गुजरा था। यह महाजन फैमिली का घर था। अब ये घर वीरान था। ना सिर्फ ये घर बोल के आर्य फैमिली का मेंशन और आहूजा मेंशन भी वीरान था, जैसे कि कई सालों से वहां कोई आता जाता ना हो। वहां पर बहुत सफाई थी लेकिन लोग कोई भी नहीं थे। जैसे ही विराज उतरता है वह अपने घर की तरफ ना जाकर आर्य मेंशन की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह आर्य मेंशन की गेट पर पहुंचता है तभी उसे और भी दो लोगों की कदमों की आहट महसूस होती है। वह मोर बिना बता सकता था वह दो लोग कौन थे। वीर और नायरा वह दोनों भी जब विराज को देखते हैं तो बिना उसकी तरफ ध्यान दिए अंदर जाने लगते हैं। वह तीनों ही जब अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पूजा हो रही थी और निशा के फोटो पर माला चढ़ी हुई थी। वीर बिना कुछ बोले फिर से जाकर उसे फोटो से माला उतार देता है और नायरा थोड़े गुस्से में बोलती है मैंने कितनी बार बोला है कि यह पूजा नहीं होगी, आप लोग को समझ क्यों नहीं आता है। श्रीमती आर्य और श्री आर्य जो ये पूजा कर रहे थे वह कहते हैं नायरा ये सच है, 5 साल हो गए हैं, अब तो मान लो तुम इस बात को। ये सुनकर विराज थोड़े नाराजगी से कहता है तो आप भी ये बात मान लीजिए कि निशा जिंदा है। विराज आगे बिना कुछ कहे वहां से ऊपर चले जाता है निशा के कमरे में। वह निशा के कमरे में जाकर निशा के बेड पर बैठ जाता है और पुरानी यादों को याद करने लगता है। कितनी अच्छी थी इन चारों की जिंदगी, कितनी खुश थे वह चारों। नहीं, वीर और नायरा भी वहां आते हैं। वीर विराज को देखकर बोलता है तुम क्यों आ जाते हो हर साल यहाँ, मैं तुम्हें मना किया है ना। ये सुनकर ब्याज कहता है जितना तुम्हारा उसे पर हक है उससे कहीं ज्यादा मेरा है। ये सुनकर नायरा नफरत से हंसकर कहती है जितना आपका हक था आपने उसकी जान लेकर पूरी कर दी है। विराज कुछ नहीं कहता है और निशा के रूम से निकल जाता है। वह निकाल कर निशा के रूम से नीचे जाता है बेसमेंट की तरफ और जैसे बेसमेंट की तरफ जाता है तो वहां किसी के चिकने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गॉड्स विराज को देखकर गेट खोल देते हैं। विराज अंदर जाता है तो वह देखता है एक कोटली नुमा जगह पर एक लड़की बहुत ही बेकार हालत में पड़ी थी और बार बार कह रही थी प्लीज मुझे निकाल दो, प्लीज मुझे निकाल दो। विराज उसे लड़की को देखा है। जब वह लड़की विराज को देखते हैं तो वह जी जेल में बंद थी। उसी से हाथ बढ़ाकर विराज के पैर पकड़ने की कोशिश करती है पर विराज पीछे हो जाता है। वह लड़की बोलती है विराज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियों को मैं 5 साल से यह सजा भुगत रही हूँ, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। विराज अपनी आंखों में कठोरता लेकर बोलता है जिस दिन निशा मिल गई उसे दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर रिया, हाँ वह लड़की रिया थी, रिया तड़पते हुए कहती है इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो, इस तरफ से तो बेहतर है निशा तो एक बार में मर, तो तुम मुझे भी उसकी सजा पर एक बार में मर क्यों नहीं देते। तो विराज बोलता है उसमें मजा नहीं आएगा, तुम्हें जितना तड़पते हुए देखता हूँ उसने मेरे दिल को सुकून मिलता है। क्या बोलती है, मैंने जानबूझकर वह सब नहीं किया था। तो विराज बोलता है लेकिन जान उसकी खतरे में गई थी। विराज आगे बिना कुछ बोले और सुन वहां से निकलते हुए एक बॉडीगार्ड से कहता है इसे 4 दिन तक खाने मत देना, लेकिन यह मनी नहीं चाहिए, जितने ऊपर लेवल का टॉर्चर हो सके इस करो। विराज वहां से निकल जाता है। एक लकड़ी एक अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसकी आंखों की सिवा हाँ अंधेरे में कुछ नहीं देख रहा था। कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे और वो एक ही लफ्ज बार बार कहे जा रही थी जो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। उसके मुंह से बस यही सुनाई दे रहा था बाहर तेज बारिश होने लगती है और तेज हवा चलने लगती है और उस तेज हवा के चलने से खिड़कियां खुल जाती है। कमरे में चांद की रोशनी आते ही उस लड़की का चेहरा दिखता है। जय पर मासूमियत कूट कूट कर थी लेकिन उसका पूरा चेहरा आंसू से भरा था। उसने एक काली साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे की बनावट इतनी अच्छी थी कि आंसू से पूरा चेहरा गीला होने पर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही करिश्मा था। वो एक पतली शेर की मालकिन थी। अचानक से बिजली चमकी और उसके रोशनी से कमरे का मंजर दिखा। वो मंजर एक खौफनाक मंजर था जो किसी भी इंसान का दिल दे लेने के लिए काफी था। वो कमरा एक कब्रिस्तान लग रहा था। वहां पर कब्र बनी हुई थी किसी की और आसपास बुझे हुए मोमबत्ती थी। कई सारे काले गुलाब थे जो उस कब्र पर और आसपास थे।
पूरा कमरे का दीवार एक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। बिल्कुल काली दीवार थे और तब भी एक बिल्ली की आवाज आती है, म्याऊं म्याऊं। वहां उस कबाड़ के ऊपर एक काली बिल्ली बैठी थी। उसकी भूरे आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे कि उस लड़की के साथ वो बिल्ली भी रो रही हो। एक बिल्ली की आवाज आती जो उस लड़की के पैर के पास थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्ली अपनी मालकिन की आंसू पोंछने आई थी और वो भी रो रही थी। तभी घड़ी से एक तेज आवाज आती है जिसमें रात के 11 बज रहे थे। वो लड़की पिछले 23 घंटे से इसी कमरे में थी, बिना खाए पिए। तभी घड़ी से एक और आवाज आती है, मनहूस दिन खत्म होने में बस 1 घंटा और है। आवाज रोबोटिक थी। ये सुनकर वो दोनों बिल्लियां जोर जोर से रोने लगती है। उस लड़की को उस घड़ी की आवाज सुनकर याद आता है कि आज उसका जन्मदिन था जो बस 1 घंटे में खत्म होने वाला था। वो लड़की अपनी जगह से उठती है और उस कब्र के पास जाती है और बस आज के ही दिन का मातम था, क्योंकि आज ही तुम्हारी मौत हुई थी। और फिर कुछ काले गुलाब और गुलाब के कांटे जिसको अलग करके एक बॉक्स में रखा गया था। वो लड़की दोनों चीज उठाती है। कांटे को उठाते वक्त हाथ में ज्यादातर कांटे उसके हाथ में चुभ जाते हैं, पर उस लड़की को इसका एहसास भी नहीं था। उसने वो सब उस कब्र पर फेंक उस बॉक्स के ऊपर किसी का नाम लिखा था, लेकिन धूल की वजह से दिख नहीं रहा था। वो लड़की वहां से हटती है और जमीन में बैठ जाती है और फिर वहां पर 2 बार नोक करती है तो एक छोटा सा दरवाजा खुलता है। वो लड़की इसके अंदर नहीं जाती और हाथ बढ़ाकर सामने ही रखा एक बॉक्स निकल लेती है। वो बॉक्स उस दरवाजे के काफी करीब थी, इसलिए वो लड़की बिना अंदर जाए ही उसको निकाल लेती है। उसको खोलते ही उसमें से एक तस्वीर निकलती है जिसमें 3 औरत अपने गर्भावस्था के शायद आखिरी दिनों में थी। वो तीनों काफी खुश लग रही थी और उन सब के बगल में 3 मर्द भी खड़े थे जी कि उन सब के पति थे। शायद वो 6 लोग बेहद खूबसूरत थे। लालित्य उन सब के चेहरे पर साफ दिख रहा था। एक औरत का पेट थोड़ा कम था जिसको देखकर लग रहा था कि शायद अभी उसका 4 महीना चल रहा है, और उन 2 औरत का पेट काफी भरा था जिसको देखकर कोई भी कह सकता था कि वो दोनों अपने गर्भावस्था के आखिरी चरम पर हैं। वो लड़की जो ये तस्वीर देख रही थी, उसके एक बूंद आंसू उस तस्वीर पर जा गिरता है। वो लड़की बॉक्स से दूसरी तस्वीर निकालती है जिसमें अब वो औरत थी जो उस वक्त 4 महीना में थी, आपने गर्भावस्था में, लेकिन अब उसका पेट भरा पूरा था और उसके पास खड़ी 2 औरत के हाथ में अब छोटे छोटे बच्चे थे। वो दोनों ही बच्चे उस औरत के पेट पर हाथ रख के खेल रहे थे, बहुत खुशी से, जैसे उनको पेट में रहे उस बच्चे की आवाज सुनाई दे रही हो। वो लड़की देखती है बॉक्स में और भी तस्वीर है, लेकिन उसको देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। लेकिन जो तस्वीर उस लड़की ने अपने हाथ में ले रखी थी उसकी डेट आज से थी 4 दिन पहले की थी और 24 साल पहले की। वो लड़की उस बॉक्स को बंद करती है और वक्त देखती है जहां 11:50 हो रहे थे। वो लड़की उस बॉक्स को वापस वही रख देती है जहां वो पहले थी और अब खड़ी होती है। उसके हाथ में जो कांटे चुभे थे उसके खून पूरे फर्श पर गिरा था जो इस मंजर को और खिफनाक बना रहे थे। वो लड़की अब उन दोनों बिल्ली को इशारे से पास बोलती है और उन दोनों को अपने गोदी में बैठा के उनके सर को चूमती है और कहती है आपन ध्यान रखना। और उस जगह के भी वो दोनों बिल्ली के साथ रोती है और म्याऊं म्याऊं कहती है जैसे ही कह रही हो। इस लकड़ी को जानवरों की आवाज सुनने आती थी, मतलब उसको उनकी बातें समझ आती थी। वो समझ गई कि वो बिल्ली क्या बोल रही है कि अपना ध्यान रखना मालकिन। अब वो लड़की देखती है बस 1 मिनट रह गया है, 12 बजने में। वो उन दोनों को नीचे उतरती है और एक नज़र उस कब्र को देख बाहर की तरफ चली जाती है। कमरे से बाहर आती है। वो लड़की तो अब रोशनी थी, लेकिन घर बिल्कुल डार्क रंग का था। वो लड़की उस दरवाजे को बंद करती है। वो दरवाजा बिल्कुल किसी कब्रिस्तान के दरवाजे की तरह था, बस ट्रांसपेरेंट नहीं था। उस दरवाजे को बंद करते ही उस लड़की ने एक दरवाजा और बंद किया। ये दरवाजा बिल्कुल नॉर्मल था, जिसको देखकर अब कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ कोई कब्रिस्तान था। और अब वो लड़की भी अब रो नहीं रही थी, ये तक कि कोई कह नहीं सकता था कि वो रो रही है। अगर कोई उसके आंखों में न देखे तब तक वो लड़की अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसका वो घर बहुत आलीशान था। तभी एक लड़की आती है उसकी तरफ और कहती है निशा मैम आपकी एक मीटिंग है। थोड़ी देर में निशा कहती है मुझे याद है, और ये बोल के वो अपने कमरे में चली जाती है। वो लड़की जो निशा की पा थी
उसने वहीं पर खड़े होकर सोचा, पता नहीं कब तक इस अकेलेपन में रहेगी ये और कब तक इस दिन से बाहर आएगी। उस लड़की की आंखें भूनम हो जाती है निशा के दर्द का सोचते सोचते हुए। निशा अपने कमरे में चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर बहुत गहरी सोच में थी। वह अपने सर को छूती है और फिर खुद में सोचती है, बस आज ही होगा जो होना है। तभी उसको अपने अंदर से एक आवाज़ आती है, जी आज ही होगा जो होना है। आज आप पूरी 24 साल की हो चुकी है। निशा अपने अंदर से आने वाली आवाज़ से पूछता है, तुम कब बताओगे अपने बारे में और कब एक्टिवेट होगी? तो वह आवाज़ बोलती है, बस आज ही के दिन, आज के दिन किसी भी वक्त आपको ध्यान रखना है, मैं कभी भी एक्टिवेट हो सकती हूँ और आपकी पूरी ज़िंदगी एक सेकंड में बदल सकती है। आप इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं। ये सुनकर निशा कहती है, तुम क्यों हो मेरे पास, ये तो बताओ मुझे, आज तुम्हें हो गई हूँ 24 साल की। तो वह आवाज़ कहती है, वह मैं आपको तभी बता सकती हूँ जब मैं पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाऊंगी। अपने अंदर से आने वाली आवाज़ से बात ही कर रही थी, तभी उसके गेट पर कोई आता है तो निशा बोलती है, अंदर आ जाओ। तब निशा की पर्सनल असिस्टेंट अंदर आती है और बोलती है, बस आज आपको डॉक्टर शर्मा के पार्टी में जाना है और उन्होंने आपको बहुत प्यार से बुलाया है। निशा हाँ में सर हिला देती है। निशा चाहकर भी डॉक्टर शर्मा की पार्टी है, किसी भी इनविटेशन को मन नहीं कर सकती थी। वह वही इंसान थे जिसने उसे बचाया था। निशा ऐसी कोई भी पार्टी ओकेजन्स में नहीं जाया करती थी, लेकिन वह शुक्ला जी की किसी भी चीज़ को मन नहीं कर पाती थी। आखिर वह उसके लिए बहुत मायने रखते थे। निशा पूछता है कब जाना है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बोलती है, मैडम आपको 8 बजे तक यहाँ से निकल जाना है। निशा बस हमेशा हिला देती है तो उसकी असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, आप अपनी सबसे करीबी चीज़ अपने पास रखिए जब तक आज का पूरा दिन न बीत जाए। ये सुनकर निशा कन्फ्यूजन में रहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वह आवाज़ बोलती है, मैं अभी आपको वह सब नहीं बता सकती हूँ, बस मैं जैसा कहा है वैसे ही करिए। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अजीज़ है और बहुत प्यारी है तो उसे बस अपने पास रखिए, मैं आपको इतना ही अभी के लिए बता सकती हूँ। निशा कुछ नहीं बोलता है और बस अपनी जोर से एक छोटा सा फोटो एल्बम निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेती है। उसे समझ नहीं आता था उसके अंदर से जो आवाज़ आती थी वह चाहती क्या थी, इससे उसकी किस काम की थी कि अभी तक वह आवाज़ उसके किसी भी काम में नहीं आई थी। वह आवाज़ उसको अपने एक्सीडेंट के बाद मिली थी। उसे आवाज़ में उसे बस इतना ही कहा था कि जब वह 24 साल की हो जाएगी तो इस आवाज़ का सारा राज उसे पता चल जाएगा, और उसे ये भी कहा था कि उसकी जान उसे नहीं बचाई है। शाम का बीत जाता है, निशा को पता नहीं चलता है। निशा अपनी जगह से उठकर रेडी होने चली जाती है। उसके लिए आम हो गया था काले ग्रे और वाइट कपड़े पहनना। उसने एक ब्लैक कोट पहन उसके अंदर क्रॉप टॉप पहनना और नीचे ट्राउजर पहनना। वह आज भी ऐसा लग रहा था किसी बिजनेस मीटिंग के लिए ही जा रही थी। उसकी पर्सनल असिस्टेंट उसको देखकर मन में सोचती है, कितनी खूबसूरत है, हर बार एक ही जैसा ड्रेसिंग करती है। निशा उसको देखकर बोलती है, हो गया तुम्हारा, अरे तेरे मुंह बनाना तो चलो जी कहकर निशा वहां से निकल जाती है। वहीं पर विराज, वीर और नायरा वह सब भी अब मेंशन से निकल चुके थे। वह सब अपने अपने गाड़ी में बैठ गए थे। वह सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, काफी हादसा हो गया था उन सबको एक दूसरे से ढंग से बात किए हुए। वीर और नायरा तो बात कर लिया करते थे पर विराज से उनकी कभी बात नहीं होती थी। विराज ने खुद भी उन सब से खुद को अलग कर लिया था और वीर और नायरा भी उसे दिन के हादसे के बाद विराज से बात नहीं करना चाहते थे। आज वह सब डॉक्टर शुक्ला के फंक्शन में जा रहे थे जिसके लिए उन्होंने उन सब को पर्सनली इनवाइट किया था और वह सब उसे पर जाना चाहते थे क्योंकि डॉक्टर शुक्ला उनके बहुत करीबी थे। इन 5 सालों में डॉक्टर शुक्ला ने उन सब की बहुत ही मदद की थी। निशा पार्टी में पहुंचती है। उसे पार्टी का थीम थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह पार्टी कम लग रही थी। हॉस्पिटल का ऑपरेशन रूम ज्यादा लग रहा था। पता निशा को क्यों थोड़ा अजीब लग रहा था। जब निशा अंदर जाती है तो वहां पहले से ही वीर, विराज और नायरा थे। अभी घड़ी में टाइम लगभग 10:55 हो रहे होंगे। निशा अंदर जाती है, जैसी डॉक्टर शुक्ला की नज़र उसे पर पड़ती है उसके पास आते हैं और सबसे पहले पूछते हैं, तुम ठीक हो? निशा बस हमेशा हिला देती है। लेकिन तभी जब डॉक्टर शुक्ला निशा के पास जाते हैं तो हाल में खरीद सब लोगों की नज़र निशा पर चली जाती है। लेकिन निशा की नज़र कहीं टिक गई थी। उसकी नज़र अपने सामने खड़े वीर, विराज और नायरा पर थी। वह सबको देखकर घबराहट महसूस कर रही थी और अपने दिल में एक नफरत महसूस कर रही थी। वह वहां पर विराज को देखते हैं और उसकी आंखों में देखती है जिसमें उसको देखने का दिल नहीं चाहता था। शुक्ला जी निशा से बात ही कर रहे थे और वह तीनों भी निशा को देख रहे थे। निशा शुक्ला जी के बात की बीच में ही वहां से फौरन निकल जाती है। नायरा, वीर, विराज इतनी हैरान थे कि वह कुछ बोलने के हालात में नहीं थे। विराज सबसे पहले अपने होश में आता है और निशा के पीछे भागता है। नायरा और वीर भी जल्दी से उसके पीछे जाते हैं।
निशा दौड़कर वहां से निकलती है पर तभी किसी चीज से टकरा जाती है। वह गिरने ही वाली थी कि विराज उसको पकड़ लेता है। यार इसको पकड़ के सीधी गले लगा लेता है और बोलता है निशा तुम ठीक हो, मुझे पता था तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता है। वही पीछे से वीर और नायरा जो आ रहे थे वह भी बिना कुछ सोचे समझे निशा को गले लगा लेते हैं। इस वक्त निशा के अंदर से एक आवाज आती है, नाउ आई एम एक्टिवेटेड। जैसी निशा को अपने अंदर से आवाज आती है तभी उसे अपनी जिस्म में पूरी एक झंझनाहट सी महसूस होती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। उन तीनों को भी एक झटका महसूस होता है। एक घने जंगल में 4 लोग शाही पोशाक में थे। वह चारों लोग जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे, जिसमें 2 लड़की और 2 लड़के थे। वह चारों ही बेहोश थे। तभी धीरे धीरे करके एक लड़की को होश आता है। वह लड़की कोई और नहीं निशा थी। निशा होश में आकर आसपास दिखती है और कुछ समझ नहीं पाती है ये कौन सी जगह है। तभी वह अपने पोशाक को देखते ही यानी कि अपने कपड़ों को देखकर हैरान थी। यह वह कपड़े नहीं थे जो वह पहना करती थी, यह बड़े अजीब से कपड़े थे। इस कपड़ों में हीरो की कार्यकारी की हुई थी। तभी निशा अपने आसपास दिखती है। वह अपने आसपास नीचे देखी है तो देखी है नायरा, विराज और वीर भी उसी की तरह पोशाक पहने हुए हैं और वह सब बेहोश पड़े हुए हैं। ये देखकर वह हैरान थी। वह अपनी आंखें बंद करके सोचने लगती है कि आखिर हुआ क्या था। तभी उसे एहसास होता है कि जब वह नायरा भी और विराट को गले लगा कर थी तभी उसे अपने अंदर से आवाज आई थी। उसी आवाज के बाद उसे अपनी बॉडी में एक झटका महसूस हुआ था और उसके बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो यह वहां थी। तभी उसे एहसास एक और चीज का होता है कि उसका दिमाग कितनी स्पीड से कम कर रहा है और मेमोरी को कितने अच्छे से याद कर रहा है। पता नहीं क्यों लेकिन निशा को अपने अंदर एक रिफ्रेशमेंट फील हो रही थी। निशा ये सब सो ही रही थी तभी उसे याद आता है कि यह सब उसकी अंतरात्मा की आवाज की वजह से हुआ था। वह खुद से बातें करते हुए बोलती है, तुम कहाँ गई हो? तुम मुझे कुछ बताओ कि यह सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? तभी निशा को एक आवाज आती है लेकिन इसे हैरान थी इस पर यह बात उसको अपनी अंतरात्मा से नहीं अपने दिमाग से आई हुई महसूस हो रही थी। तभी उसे एक आवाज में कहता है कोई, राजकुमारी अब से मैं आपका दिमाग हूँ और आप मेरे ही दिमाग को उसे करके यानी कि आपने इसे दिमाग को इस्तेमाल करके जो करना चाह कर सकती है। ये सुनकर निशा थोड़ी गुस्से में बोलती है, पहले मुझे ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? तभी निशा को वह दिमाग से एक आवाज आती है, राजकुमारी मैं 25th सेंचुरी का एक माइंड हूँ जिसका आविष्कार सिर्फ आपके लिए ही हुआ था, लेकिन इस आविष्कार में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से 20th सेंचुरी में मैं आपके दिमाग में रिपोर्ट नहीं कर पाया। अगर मैं आपको अलग अलग लफ्जों में कहूँ तो मेरा रिवर्क हुआ है आपके दिमाग में। निशा कंफ्यूजन में कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या रीबर्थ और दिमाग कभी कभी रीबर्थ होता है? क्या मेरे पास ऑलरेडी मेरा अपना दिमाग है तो मेरे अंदर दूसरा दिमाग रीबर्थ कैसे हो सकता है? तो फिर से निशा को अपने अंदर से आवाज आती है, आपने सही कहा, आपके पास अपना दिमाग है। मैं बताता हूँ ये जी बर्थ कैसे है। मेरा आविष्कार आपके लिए ही खास हुआ था लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैं कई हद तक डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि कहूँ तो मैं मर चुका था। लेकिन क्योंकि मेरा आविष्कार आपके लिए हुआ था, जब आपके दिमाग कमज़ोर होने लगी एक्सीडेंट के बाद तो आपके दिमाग में मैं खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया था। निशा कंफ्यूजन में रहती है, तुम्हारा आविष्कार किसने किया और तुम मेरे ही दिमाग में क्यों आए और तुम्हें मेरे लिए ही क्यों बनाया गया और आखिर एक्सीडेंट के बाद ही क्यों आए? तुमने तो कहा तुम बर्बाद हो चुके थे पहले, तो तुम फिर से रिकवर कैसे कर पाए? ये सुनकर फिर से निशा के अंदर से आवाज आती है, राजकुमारी आपके पास बहुत सवाल है लेकिन उनके जवाब अभी मेरे पास नहीं है। इनके जवाब पाने के लिए आपको खुद का इलाज को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आपका ये दिमाग आपकी कई चीज़ों में मदद करेगा जो खास करके सिर्फ आपके लिए बना है। और जहाँ तक आपकी बात रही कि आपके अंदर ही क्यों आया है, आप में बहुत सारे राज छुपे हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, कई लोगों के लिए आपको खुद पता लगाना पड़ेगा और कई चीज़ों से आपको लड़ना है, लेकिन क्यों लड़ना है ये भी आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेगी मेरी दिमाग की शक्तियाँ यानी कि आपका दिमाग की शक्तियाँ बढ़ती जाएगी और आपके अंदर 2 दिमाग काम करेगा, एक मैं और एक आपका अपना दिमाग। निशा समझ चुकी थी इस बेकार से दिमाग से पूछने का कोई फायदा नहीं। उसे लग रहा था कि जिसने भी इसे यह वरदान दिया है उसने जरूर उससे कोई बदला लिया होगा। निशा तभी वीर, विराज और नायरा को देखते हैं और फिर से कहती है, ये तीनों यहाँ क्यों आए हैं मेरे साथ और यह कौन सी जगह है? तो फिर से आवाज आती है, राजकुमारी यह वही जगह है जो आपकी असली जगह है। आप यहाँ की मालकिन हैं और आप यही के लिए बनी है। आपको इस रियासत में बहुत कुछ सुधारना है। आपको बता दूं, आपकी असली माता पिता भी आपको इसी रियासत में मिलेंगे। निशा हैरानी से बोलता है, मेरे असली माता पिता? तो वह मन बोलता है, जी हाँ, आप जहाँ पहले इसके साथ रहती थी वह आपका असली माता पिता नहीं थे, उनके पीछे भी कई राज है, वह आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। निशा थोड़े गुस्से में बोलती है, जब मुझे सब खुद ही पता लगाना पड़ेगा तो तुम हो किस काम के?
तो फिर से निशा को आवाज आती है, मैं बहुत सारे काम का हूँ राजकुमारी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी शक्तियाँ यहाँ के हिसाब से बढ़ानी होगी। मैं आपको बता दूँ, यहाँ की आम लोगों की भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि बिना छुए चीज़ों को उठा देना, बिना हाथ लगाए सिर्फ हाथ लगाकर छोटू को दूर कर देना, और ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ यहाँ के आम लोगों में है। लेकिन आपके अंदर यह सारी शक्तियाँ भी नहीं है, लेकिन आप ही सारी शक्तियाँ उन सब के मुकाबले में बहुत जल्दी हासिल कर सकती हैं, और आपकी शक्तियाँ उन सब से काफ़ी ज़्यादा होगी। यही रूल है आपको मुझे पूरी तरीके से एक्टिवेट करने का, और जिस दिन आपने मुझे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया अपने अंदर, यानी कि मेरी सारी शक्तियाँ हासिल कर ली, उसे दिन आपको खुद को सारे राष्ट्रपति चल जाएंगे। निशा बोलती है, इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाना है, मैं कैसे यहाँ से निकलूँ इन सबके साथ। तभी फिर से उसके अंदर से आवाज आती है, राजकुमारी आप यहाँ से नहीं निकल सकती है, लेकिन अगर आप निकलना चाहती है तो पहले आपको अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होगी, यानी कि यहाँ पर सबसे शक्तिशाली आपको होना पड़ेगा, जो आप हो नहीं सकती है। तनीषा हैरानी से बोलता है, ऐसा क्यों है। तभी उसके अंदर से फिर से आवाज आती, यहाँ पहले से ही कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है जिसका सामना आप नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर आप उसकी मदद ले तो बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे कि आप उसकी मदद लेकर अपनी शक्तियों को हासिल कर सकती हैं और बहुत सारे राज पता कर सकती हैं। क्या आप यहाँ क्यों हैं और मैं आपके अंदर क्यों हूँ, और मुझे आपके लिए आविष्कार क्यों किया गया था। निशा बोलती है, वो कौन इंसान है। तभी उसके अंदर से आवाज आती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसे इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, उन्हें किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उनका कहना है कि उनके चेहरे पर बहुत तेज है और उनकी शक्तियाँ अपरंपार। निशा थोड़े फ्रस्ट्रेशन में रहती है, तुम मुझे पहले सही से बताओ, कभी तुम रहती हो शक्तियाँ चाहिए, कभी तुम रहते हो तुम्हारा आविष्कार है, यानी कि साइंटिफिक तरीके से दोनों चीज़ कैसे मिल सकती है, दोनों एक पूरी अलग चीज़ है। तनीषा को अपने अंदर से आवाज आती है, राजकुमारी अब आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और मुझे सही सवाल पूछ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे अलग क्यों हैं, क्योंकि आपके पास शक्तियाँ भी होगी और आपके पास मेरे जैसा आविष्कार भी होगा। और आपकी शक्तियाँ सबसे अलग क्यों होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, उसके लिए आपको उसे इंसान की मदद लेनी पड़ेगी। निशा इस बात को इग्नोर करती है और तभी बोलता है, एक बात बताओ, वीर विराज और नायरा मेरे साथ यहाँ कैसे आए, उनके अंदर भी कोई आविष्कार हुआ है क्या। तभी फिर से वह आवाज आती है, नहीं राजकुमारी, उनके अंदर कोई आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन आपको पहले ही शाम के टाइम बोल दिया गया था कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ जो आपको पसंद हो उसे अपने साथ रखिएगा। इसका मतलब था जो चीज़ आपके साथ होती वह चीज़ यहाँ आ जाती, लेकिन जिस वक्त आपने यहाँ टाइम ट्रैवल किया उसे वक्त आपके गले ये तीनों लगे हुए थे, यानी कि आपके पास थे, इसलिए आपके पास होने की वजह से ये तीनों भी आपके साथ आ गए। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा है तो हमारे कपड़े क्यों बदले हुए हैं। तो फिर से आवाज आती है, यह ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जी सदी में खड़े हैं, वहाँ के लिए आपके वो कपड़े एप्लीकेबल नहीं थे जो खुद पर खुद ही बदल गए, लेकिन इंसान एप्लीकेबल हो जाते हैं। निशा थोड़े फ्रस्ट्रेशन में कहती है, तुम मेरी किसी गलती की सजा हो, मुझे बताओ तो तुम मुझे किसी काम के नहीं लगते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है जिस दिन से तुम मेरे अंदर आए हो हमेशा सब गलत ही हो रहा है। तभी वह आवाज फिर से आती है, इस बार वह आवाज थोड़े रोते हुए गले के साथ बोलता है, राजकुमारी अब ऐसा नहीं कह सकती, मैं खास करके आपके लिए बना हूँ, आप मुझे ऐसे दुध कर नहीं सकती हैं। आप बस ऐसा समझी कि मैं आपकी सेफ्टी के लिए बना हूँ, मैं हर वह काम कर सकता हूँ जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। मैं आपको हर चीज़ बता सकता हूँ, हर टेक्निकल से लेकर साइंटिफिक से लेकर जादू से लेकर शक्तियाँ, मैं आपको हर चीज़ बता सकता हूँ। निशा अपना मुंह बनाकर बोलती है, मुझे तो लगता है मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें मेरे अंदर डलवा दिया है जानकार, ताकि तुम मेरा दिमाग खा लो पूरा, जो भी मेरे अंदर है। मुझे लगता है मेरे अंदर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं आया है, इनफैक्ट तुम मेरा जो दिमाग है उसे भी खा लोगे। तभी निशा को अपने अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है, हमेशा खुद से कहती है, ये क्या ड्रामा है, ये तो ऐसा है कि मैं एक बच्चा पल रही हूँ अपने दिमाग में। तभी फिर से वह आवाज आती है, नहीं राजकुमारी, आप देख लेना, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा आपके काम में ही आऊँगा। वैसे भी यह सदी आपके लिए पूरी नहीं है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं किसी को भी देखकर उसके दिमाग को पढ़ सकता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ। ये सुनकर निशा बोलती है, चलो कुछ तो अच्छा है तुम्हें। ये सुनकर फिर से आवाज़ आती है और वह बोलता है, राजकुमारी मेरे अंदर बहुत कुछ अच्छा है, आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। तभी निशा उन तीनों को देखते हुए बोलती है, इन तीनों को होश क्यों नहीं आया अभी तक। तभी वह आवाज बोलती है, राजकुमारी आपके अंदर दो दिमाग है, लेकिन उनके अंदर नहीं, उनका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उन्हें होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। निशा बोलती है, यह मैं तुम्हें बुलाऊं क्या, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह फिर से आवाज आती है, आप मुझे कुछ भी बुला सकती है, मेरा कोई नाम नहीं है, बस मैं आपका आविष्कार हूँ, मुझे यही बताया गया है।
निशा कंफ्यूजन में बोलती है मेरा आविष्कार हो, तभी वह आवाज खुद को सही करके जल्दी से घबराते हुए बोलता है मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए किया गया आविष्कार हूँ। निशा का दिमाग पहले से ही काफी तेज था, उसे एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत नहीं थी। निशा समझ चुकी थी कुछ तो बात है जो इस मिस्टीरियस माइंड को पता है लेकिन वह उसे बात नहीं रहा है। कुछ तो ऐसे राज है जो निशा से जुड़े थे लेकिन वह भी उसे बात नहीं रहा था, यह उससे वह छुपा रहा था। निशा बोलती है ठीक है मैं तुम्हें अब से मैक्स बुलाऊंगी, तो वह दिमाग खुशी से कहता है ओके राजकुमारी। यह सुनकर निशा थोड़े फ्रस्ट्रेशन में बोलती है ये क्या राजकुमारी लगा रखा है, कुछ और कहो मुझे। फिर वह मन को सोते हुए बोलता है तो क्या मैं आपको प्रिंसेस बुलाऊं। निशा बोलती है कुछ और वह बहुत सारे नाम बताता है पर निशा को अच्छा नहीं लगता है। तभी वह मैक्स बोलता है मैं आपको मास्टर बुलाऊंगा। निशा कुछ सोचते हुए बोलती है हाँ यह बाकी सबसे बेहतर है। निशा बोलती है क्या मैं इन तीनों को किसी तरीके से होश में ला सकती हूँ। तभी मैक्स बोलता है जी मास्टर आप ला सकती हैं। निशा पूछता है कैसे टू। मैक्स बोलता है आप बस अपने हाथ को उनके सर के ऊपर रखें और अपने मन में ध्यान केंद्रित करके 3 से 4 बार उनके होश में आने के बारे में सोचें। पर ध्यान रखिएगा कि आपका ध्यान केंद्रित हो और आप इधर उधर की आवाज़ों से भटके ना। वह वीर और विराज के सर को थोड़ा करीब कर दिया और अपनी एक ही हाथ से उन दोनों के सर पर रखने के उंगलियां रखती है और अपने एक हाथ को नायरा के सर पर रखकर अपना ध्यान केंद्रित करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही उसको एहसास होता है कि वह लोग होश में आ रहे हैं। वह जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और सही से खड़ी हो जाती है।